हेलो हेलो मैक टेस्ट हेलो। ओके, तो आप देख सकते हो अभी हमने देखा था स्किन आर्ट्रियोल्स। ये तो रिस्पॉन्स है। क्या क्या रिस्पॉन्स होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर? स्किन आर्ट्रियोल्स में चेंजेस आना दिख रही है स्क्रीन सबको? एक्रिन स्वेट ग्लैंड, स्केलेटल मसल्स में चेंजेस आना और एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। तो जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो प्री ऑप्टिक एंटेरियर हाइपोथैलेमस, है ना, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू इसको स्टिमुलेट करता है और चेंजेस करता है स्किन में। या तो इसको वेसो कंस्ट्रक्ट करेगा या उसको वेसो डायलेट करेगा। वेसो कंस्ट्रक्ट किस कंडीशन में करेगा? किस कंडीशन में करेगा? जब हॉट, हाँ, सर्दियों के टाइम पे, क्योंकि कम से कम स्किन की तरफ ब्लड जाएगा तो कम से कम हीट का ट्रांसफर होगा, कम से कम स्वेटिंग होगी, है ना। तो याद रखो ड्यूरिंग कोल्ड, याद रखो वेसो कंस्ट्रक्शन, राइट डाउन। एंड ड्यूरिंग हॉट वेसो डायलेशन, वेसो डायलेशन ऑफ क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स, या वेसो क्यूटेनियस वेसो डायलेशन बोल सकते हो, राइट डाउन। ड्यूरिंग हॉट क्यूटेनियस वेसो डायलेशन, ड्यूरिंग कोल्ड क्यूटेनियस वेसो कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक्रिन स्वेट ग्लैंड। अब ये स्वेट ग्लैंड होते हैं कहां पर? होते हैं स्वेट ग्लैंड स्किन में, है ना। एक्रिन स्वेट ग्लैंड कहाँ होते हैं? स्किन में होते हैं। तो ये स्वेट ग्लैंड से क्या होता है? स्वेट का फॉर्मेशन होता है। ब्लड से प्लाज्मा से होता है स्वेटिंग का फॉर्मेशन। तो उसमें क्या होते हैं? कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। मैं पीपीटी से करता हूँ। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हो गया। तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट सारे के सारे स्वेटिंग से बाहर नहीं चले जाए, उसके लिए रीअब्जॉर्प्शन होता है स्वेट ग्लैंड में। लेट मी शेयर द स्क्रीन पीपीटी फर्स्ट। तो एक्रिन स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं? स्वेट का फॉर्मेशन करते हैं। इसको इम्पल्स किससे मिलता है? रिस्पॉन्स किससे मिलता है? वही हमारा एंटेरियर, ठीक है, POH, है ना, पोस्टेरियर एंटेरियो हाइपोथैलेमस। उससे क्या होता है? स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे क्या होती है? स्वेटिंग होती है। तो इसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन रिस्पॉन्सिबल है स्वेटिंग कराने के लिए। इफ आई आस्क विच ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेटिंग, तो आप क्या बोलोगे? एसिटाइलकोलिन। नोट डाउन। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेटिंग? एसिटाइल। क्लियर है? तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि एसिटाइलकोलिन इसमें रिस्पॉन्सिबल है ना। अब ये स्वेटिंग के टाइम पे क्या कौन कौन से स्वेट ग्लैंड में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, मतलब एडेप्टेशन में क्या होते हैं, ये एडेप्टेशन में देखेंगे हम कि किनका ट्रेंड और अनट्रेंड में क्या डिफरेंस है स्वेटिंग में, है ना। ये एक्लिमेटाइजेशन में देखेंगे हम नीचे वाले पार्ट में। थर्ड है रिस्पॉन्स स्केलेटल मसल्स के ऊपर। अगर हम हॉट इन्वायरमेंट के कोल्ड इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में आते हैं तो क्या होता है? क्या होगा मसल्स में? शिवरिंग होगा, है ना। अगर हम हॉट इन्वायरमेंट के टेम्परेचर, कोल्ड इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में आ गए तो क्या होगा? शिवरिंग होगा, राइट। तो वो शिवरिंग कौन कराता है? शिवरिंग ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो शिवरिंग कराता है? डोर्सल मीडियल पोर्शन ऑफ पोस्टेरियर हाइपोथैलेमस, सेंटर ऑफ शिवरिंग, राइट डाउन। सेंटर ऑफ शिवरिंग कौन कराता है? डोर्सल मीडियल पोर्शन ऑफ पोस्टेरियर हाइपोथैलेमस। ये भी हाइपोथैलेमस का पार्ट है, पर उसमें कौन सा? डोर्सल मीडियल पोर्शन। तो ये क्या है? स्वेरिंग रैपिड इनवॉलेंट्री साइकिल ऑफ कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन बोलते हैं। स्वेरिंग का मतलब
जिससे क्या होता है, हीट जनरेट होती है। कोल्ड इन्वायरमेंट में आ गए तो हीट जनरेट होगी, स्वेलिंग होगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, हीट जनरेट होगी। कंट्रैक्शन से, रैपिड कंट्रैक्शन से, इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन से मसल्स के खत्म, ऐसे 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 वाइब्रेट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है ना। नेक्स्ट रिस्पॉन्स है एंडोक्राइन ग्लैंड का। एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या रोल है इसमें, जैसे कुछ हॉर्मोन्स है जो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं, जैसे थायरोक्सिन हो गया, याद रखना कई बार पूछा जाता है, थायरोक्सिन हो गया, ये क्या करता है, जब हम कोल्ड इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में आते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, थायरोक्सिन का लेवल बढ़ा देती है। तो थायरोक्सिन के लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है, क्या होगा, थायरोक्सिन का लेवल बढ़ेगा तो हाँ मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, है ना, और एपिनेफ्रिन भी बढ़ता है कोल्ड टेम्परेचर के इन्वायरमेंट से आने से, जिससे क्या होता, उससे भी मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। एपिनेफ्रिन का रोल आपको पता ही है ना, क्या करता है ये, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, इससे मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। तो ये 4 रिस्पॉन्स हैं। क्या क्या 4 रिस्पॉन्स होंगे, तो रेगुलेटरी टेम्परेचर, एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर, स्केलेटल मसल्स के ऊपर, एक्रिन स्वेट ग्लैंड के ऊपर, और स्किन आर्ट्रियोल्स के ऊपर। दिस आर द 4 रिस्पॉन्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखो हमारी बॉडी के ऊपर क्या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। देखो ये हमने देख लिया, डायलेट या कंट्रैक्ट होगा, स्केलेटल मसल्स देख लिया, एंडोक्राइन देख लिया, है ना। अब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है, मतलब हम अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं लगातार कोल्ड हॉट इन्वायरमेंट में, तो हमारी बॉडी पे क्या असर होगा, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, हमारी स्वेटिंग पे, बॉडी फ्लूइड बैलेंस पे, इन सब चीज़ों पे क्या इफेक्ट होगा उसका। हाँ, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कार्डियोवास्कुलर ड्रिफ्ट आपने सुना होगा, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था, प्लाज्मा वॉल्यूम का लॉस हो जाएगा। कौन से हार्मोनल में चेंजेस आता है, कौन सा हार्मोन बढ़ता है अगर स्वेटिंग होती है तो ज़्यादा, और अगर इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा, ताकि स्वेटिंग को प्रिवेंट हो सके, इलेक्ट्रोलाइट को लॉस को प्रिवेंट कर सके। ये सारी चीज़ें भी देखते हैं हम। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज इन हीट। तो सबसे पहले क्या है, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन में क्या चेंजेस आता है। पहला पॉइंट लिखो, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज इन हीट, राइट डाउन। फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या है, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन। अब ज़्यादा हीट में एक्सपोजर में अगर हम आ गए, प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो प्लाज्मा का लॉस होगा। प्लाज्मा के लॉस होने की वजह से क्या होगा, क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा और हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कार्डियोवास्कुलर ड्रिफ्ट होगा। एक तो ये होगा, है ना, और क्या होगा, हाँ ठीक है, और क्या होता है, अब देखो एक और जिसमें कंडीशन आती है, एक कंडीशन ऐसी है, सपोज हम लगातार एक्सरसाइज करते जा रहे हैं और हमारा स्वेटिंग बहुत सारा हो चुका है। मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ अभी, हमारी बॉडी में बहुत कुछ स्वेटिंग हो चुका है। अब क्या होता है कि बॉडी किस हिसाब से ढलती है कि वो मेजर जगह पे, मेजर ऑर्गन पे ही ब्लड को पहुंचाती है। अगर ब्लड में प्लाज्मा की कमी हो गई है तो वो सिर्फ मेजर जगह पे ही पहुंचाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, टेम्परेचर बॉडी क्या होगा, जो हार्ट है, जो ब्लड का ट्रांसफर है, अगर प्लाज्मा लॉस बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा, स्किन की तरफ जो ब्लड जाता था वो कम हो जाएगा, जिससे क्या हो सकती है, स्वेटिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्वेटिंग कम हो जाएगी। अगर प्लाज्मा लॉस हो गया बहुत ज्यादा तो उससे स्वेटिंग पे इफेक्ट होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये जो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जब प्लाज्मा कम हो जाएगा ना, तो जो ब्लड स्किन की तरफ जाता था वो भी कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप बात? ब्लड पहुंचेगा मेजर जगह पे, मसल्स में, हार्ट में, स्किन की तरफ ब्लड इतना नहीं पहुंच पाएगा, जिससे वजह से क्या होगा,
हाँ, वेन एवर वी our body loss large amount of plasma, then what will happen? We have less amount of blood. If blood volume is decreased too much, then the blood will not transfer toward the skin. It will stop moving toward the skin. If blood stop moving toward the skin, then there will be no further formation of sweat. Then ultimately effect on thermoregulation. तो अगर ज़्यादा सेटिंग से ये इफेक्ट हो सकता है. क्लियर है? इसके वजह से हीट स्ट्रोक वगैरह ये सब चीज़ें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है ना? क्लियर है? ठीक है. तो वेसोडाइलेशन होता है, वेसोकंस्ट्रक्शन होता है. नॉर्मली तो देखो, नॉर्मली तो वेसोडाइलेशन होता ही है ना? तो ये है, अगर प्रोलॉन्ग बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो चुका हीट का, बहुत ज़्यादा प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो चुका, तो सब ये कंडीशन आएगी. नेक्स्ट है स्वेटिंग एंड बैलेंस. अब देखो, स्वेटिंग जब होती है तो एक्रिन स्वेट ग्लैंड है हमारी बॉडी में. एक तो एक्रिन स्वेट ग्लैंड है, दूसरा स्वेट ग्लैंड है एपोक्रिन स्वेट ग्लैंड. इनका कुछ ज़्यादा रोल होता नहीं थर्मो रेगुलेशन में एक्सरसाइज के टाइम पे. ये फेस में, जेनिटल और रीजन में, इस जगह पे होते हैं. इनका थर्मो रेगुलेशन में इतना कुछ खास रोल है नहीं. और फॉर इंफॉर्मेशन, वी हैव टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, एक्राइन स्वेट ग्लैंड और एपोक्रिन स्वेट ग्लैंड. एक्रिन स्वेट ग्लैंड की क्वांटिटी होती है बॉडी में 2 से 5 मिलियन. फॉर जस्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिमेंबर, है ना? इनको कौन कंट्रोल करता है? वही हमारा ब्रेन, हाइपोथैलेमस का पार्ट, पोस्टीरियर एंटेरियो हाइपोथैलेमस. ठीक है? तो स्वेटिंग होगी, एक्रिन स्वेट ग्लैंड होते हैं ऐसे बॉडी में, है ना? प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा से स्वेट का फॉर्मेशन होता है. अब स्वेटिंग के साथ में क्या होता है, यहां पे क्या होता है कि फिल्ट्रेशन होता है. अब देखो, मैं आपको एक बताता हूं कैसे होता है. ये है हमारी स्किन और ये है स्वेट ग्लैंड. ये ऐसा स्वेट ग्लैंड है, यहां से आया ब्लड. तो यहाँ पे क्या होता है, स्वेट का फॉर्मेशन, यहाँ पे हमारे एक्रिन स्वेट ग्लैंड में स्वेट का फॉर्मेशन होगा. और यहाँ पे होता है रीअब्जॉर्प्शन ब्लड में. किसका रीअब्जॉर्प्शन? सोडियम का, क्लोराइड का, ताकि स्वेटिंग में हमारे इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ना हो. समझ पा रहे हो बात? ये फोल्डिंग वाली साइड है. एक्रिन स्वेट ग्लैंड ये पूरा है, ये फोल्ड वाली साइड है और ये अनफोल्ड साइड है. यहां से स्वेट जब जाएगा तो यहां पे आप देखो कि स्वेट यहां से मूव कर रहा है. तो इस एरिया में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है. किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स का, सोडियम क्लोराइड का. ठीक है, इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है. तो स्वेटिंग में क्या है, आपको नॉर्मल स्वेट मिलेगा, हाई नॉर्मल, जिसमें सोडियम का कंसंट्रेशन नॉर्मल, मतलब नहीं रहेगा ज्यादा. बट अगर स्वेटिंग बहुत फास्ट होती है, फास्ट अगर स्वेटिंग होती है, तो रीअब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगी और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है. बात समझ में आ रही है आपको? तो ड्यू टू फास्ट स्वेटिंग वी विल टेंड टू लूज लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. क्लियर है? समझ में आया? अभी देखो, है ना? तो मैंने क्या बोला, अनकोइल्ड डक्ट है जिसमें सोडियम का, क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होता है टिश्यूज में वापस से और ब्लड में. एज ए प्लाज्मा filtrate of plasma passes through uncoiled duct of gland, sodium and chloride are reabsorbed back into the surrounding tissue and then blood. As a result, final sweat that is extruded onto the skin surface through a sweat gland pores is hypotonic. Hypotonic का मतलब less concentration of electrolytes. Hypertonic मतलब ज्यादा concentration. Got it? यहां तक क्लियर है?
अब ट्रेंड और अनट्रेंड में क्या डिफरेंस है? ट्रेंड और अनट्रेंड में क्या होता है? जो एक्लिमाइज्ड होता है, एक्लिमेटाइज्ड, जो एडेप्टेड होता है, उसमें क्या होता है? सोडियम का, है ना, पोटेशियम का लेवल कम दिखने को मिलता है स्वेटिंग में, स्वेट में लॉस जो होता है सोडियम का, पोटेशियम का, वो कम होता है। ये सपोज, ये छोड़ो, इतना देखो बस, कंफ्यूजन नहीं होना। एक अनट्रेंड मेल है और एक ट्रेंड मेल है। अनट्रेंड मेल में सोडियम कितना होता है? स्वेटिंग में कितना लॉस हो जाता है? 90 मिलीमोल पर लीटर ऑफ ब्लड। ट्रेनिंग करने के बाद में ट्रेंड वाले पर्सन में कितना लॉस होता है सोडियम का? ओनली 35। क्लियर है? क्लोराइड में अगर बात करें तो 60 और 30, ट्रेनिंग के बाद में ओनली 30। क्लियर है सबको? क्या बोल रहा हूं मैं? अनट्रेंड पर्सन में सोडियम का कितना लॉस होता है? 90, कितना? 90 मिलीमोल पर लीटर ऑफ ब्लड, पर लीटर ऑफ स्वेट। ट्रेनिंग के बाद में 35 हो जाता है ट्रेंड मेल में। और क्लोराइड का कितना लॉस हो जाता है? अनट्रेंड में 60 का और ट्रेंड में ओनली 30 का। क्लियर है? पोटेशियम में कोई चेंजेस नहीं आता, पोटेशियम में कोई चेंजेस नहीं आता ट्रेनिंग से। तो क्या लिखोगे आप? सोडियम लिखो, सोडियम एंड क्लोराइड, राइट डाउन, ड्यू टू ट्रेनिंग, और वी कैन से इन अनट्रेंड पर्सन, इन ट्रेंड पर्सन डिक्रीज इन सोडियम एंड क्लोराइड लेवल इन स्वेट। ठीक है? क्लियर है? ये ट्रेनिंग की वजह से होगा। अब देखो, यहां तक क्लियर है आपको? अब क्या हुआ, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेट का लॉस हो चुका है, स्वेट का बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है ना, स्वेटिंग हो रही, हो जा रही। तो जो इलेक्ट्रोलाइट के लॉस की वजह से, जो इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हुआ, उसको कौन रेगुलेट करेगा? कौन सा हार्मोन है जो इलेक्ट्रोलाइट के लॉस को रेगुलेट करेगा? जिसमें दो हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन और एंटीडायरेटिक हार्मोन। एल्डोस्टेरोन को हम क्या बोल सकते हैं? वेसोप्रेसिन, है ना। सपोज क्या हुआ, सुनो इधर बात ध्यान से। हाँ, स्वेटिंग हुई बहुत ज़्यादा और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हुआ। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम का, खासकर सोडियम का लॉस हुआ। तो ये क्या है, इससे क्या होगा? सोडियम के लॉस की वजह से क्या होगा? क्या होगा सोडियम के लॉस की वजह से? वेसोप्रेसिन, है ना। मतलब क्या होगा अल्टीमेटली? देखो, एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है? ताकि किडनी में, नेफ्रॉन में और हमारी बॉडी में सोडियम का रिटेंशन बढ़ सके। ठीक है? उसके वजह से क्या होता है कि सोडियम का लेवल बढ़ाने के लिए, रिटेंशन बढ़ाने के लिए, और अगर सोडियम का लेवल, रिटेंशन बढ़ गया, अब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन सोडियम का बढ़ गया, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा इसके हार्मोन के एक्टिवेशन होने से। और अगर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है तो उसके वजह से क्या होगा? वाटर का रिटेंशन भी बढ़ेगा, वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि सोडियम का मूवमेंट वाटर को पुल करता है। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर इलेक्ट्रोलाइट्स में बहुत ज्यादा नमक का, सोडियम का, इनका लॉस हुआ तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? याद रखो, इतना याद रखो बस, एल्डोस्टेरोन। इसको और क्या बोलते हैं? वेसोप्रेसिन, है ना, वेसोप्रेसिन बोलते हैं इसे हम। क्लियर है? ये कब इनका, इसका लेवल बढ़ता है? जब सोडियम का, एक तो किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाए, ब्लड प्रेशर में कमी आ जाए, ब्लड प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाए, या तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, ये ब्लड वॉल्यूम, हाँ, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, राइट। ये तीन चीजों के चेंजेस की वजह से ये स्टिमुलस की तरह काम करता है। किस लिए? इसको इंक्रीज करने के लिए। लिखो, डिक्रीज इन इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा लिखो, इसका डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन
इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम, ऐसा फ्लो चार्ट बनाओ। उसके वजह से क्या इंक्रीज होगा? एल्डोस्टेरोन। अब इसके वजह से क्या होगा? किडनी में सोडियम का रिटेंशन बढ़ जाएगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा किडनी में, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस इन किडनी। समझ में आया आपको बात? समझ में आई बच्चों? क्या रोल है एल्डोस्टेरोन का? एल्डोस्टेरोन का बास, सुधांशु, अतुल, काजल, खुशबू, समझ में आया? नीरज? हाँ, जब हमारी बॉडी में स्वेटिंग होगी बहुत ज्यादा, है ना, जब इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज्यादा लूज हो गए, सोडियम बहुत ज्यादा लूज हो गए, या फिर ब्लड प्रेशर कम हो गया, अभी हम बात कर रहे हैं स्वेटिंग की, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का लूज हो गया बहुत ज्यादा, तो इलेक्ट्रोलाइट्स अगर लूज हो गया तो एल्डोस्टेरोन का लेवल क्या होगा? बॉडी में बढ़ जाएगा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, क्या करता है? सोडियम को बढ़ाता है बॉडी में। यहां पे सोडियम की कमी दिखी तो एल्डोस्टेरोन इंक्रीज होगा, जिससे सोडियम बॉडी में मेंटेन रहे, सोडियम का लेवल हाई हो सके। अब वो होने का तरीका क्या है? कैसे होगा? सोडियम को हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? तो उसके लिए कहां पे होता है ये रिटेंशन, और इसका ये कहां पे होता है? किडनी में। किडनी में आपको मैंने बताया था, किडनी में फिल्ट्रेशन होता है, ये ट्यूब है, ट्यूब। तो इसके ये जो ट्यूब्स है ना, इसके आसपास में ब्लड वेसल्स होती है। ये ब्लड वेसल्स क्या करती है? रीअब्जॉर्प्शन करती है, रीअब्जॉर्प्शन। ये यूरिन जो बाद में आ रहा है, पास हो रहा है, ब्लू कलर की ट्यूब से यूरिन आ रहा है, तो यूरिन ऐसे ही नहीं आ जाता है, इसमें कई बार फिल्ट्रेशन होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो वो ब्लड में वापस आ सके, ये ब्लड में वापस आ सके। तो यहां पे क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है। किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स का, प्रोटीन का, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो यहां पे क्या होता है? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है किडनी में, तो ब्लड में क्या होगा? सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां पे लेस यूरिन की साइड में ब्लड सोडियम कम जाएगा। तो ये रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स की वजह से सोडियम का लेवल बढ़ जाता है या मेंटेन रहता है। क्लियर था? इनपुट क्या था? लो सोडियम लेवल, लो सोडियम के लेवल की वजह से एल्डोस्टेरोन बढ़ा। आउटपुट में क्या मिला? किडनी में रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया सोडियम का, इतना सा बस। क्लियर है? समझ में आया? लो सोडियम क्या होगा? हाई सोडियम। कैसे होगा? रीअब्जॉर्प्शन से। क्लियर है नीरज? यस। हाँ, तो बस इतना याद रखना है कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एल्डोस्टेरोन। एक और हार्मोन है एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, डायरेटिक हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं? एडीएच। इसका एक और नाम क्या है? नाम याद रखना, एर्जिनिन वेसोप्रेसिन। ये किसके रिस्पॉन्स में काम करता है? सिंपल सिंपल है, बस एक वर्ड, क्या है? ब्लड लॉस। क्या ब्लड लॉस? क्या वाटर लॉस? अगर स्वेटिंग ज्यादा हो जाएगी, स्वेटिंग ज्यादा हो गई, वाटर का लॉस ज्यादा हो गया, तो ये हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा। इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा? ये इनपुट था, वाटर लॉस ज्यादा हो गया, उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा? किडनी में वाटर का रिटेंशन बढ़ जाएगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। यूरिन नहीं होती, आपने देखा होगा एक्सरसाइज करते टाइम यूरिन होती है? कभी नहीं होती है, बंद हो जाती है ना? यही है, क्यों? क्योंकि एंटी डायरेटिक हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा किडनी में, तो यूरिनरी ब्लैडर में वाटर कम जाएगा। देखो मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा तो मैंने नहीं सुना, मतलब पता नहीं मेरे को इसके बारे में। हाँ शायद, अच्छा अच्छा,
हाँ वो भी हो सकता है, राइट, सही बात है। समझ में आया वाटर रिस्पॉन्स क्या होगा? एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम क्या है? वाटर को डायरेटिक लेते हैं ना, डायरेटिक क्या करते हैं, उससे यूरिन बहुत ज्यादा आती है, वेट लॉस करने के लिए डायरेटिक्स लिया जाता है डोपिंग में। तो एंटी डायरेटिक का काम क्या है? यूरिन को रोकना, सिंपल सी बात है। इसका दूसरा नाम क्या है? अर्जिनिन वेसोप्रेसिन, बस। देखो आपको मैं बताता हूं, ये है ब्लैडर, यहां से आ रही यूरिन, जो बार बार हम रीऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं। तो ये यूरिन अगर मैं इसको देखूं, माइक्रो स्ट्रक्चर को बड़ा कर लूं किडनी में, तो ये है कैप्सूल, बूमन्स कैप्सूल, और ये फिल्ट्रेशन होता है ट्यूबुल्स, ये ब्लू वाला। अब इससे जा रहा है यूरिन कहाँ पे? यहाँ पे रास्ता देख लो, यहाँ से इकट्ठा होके यूरिन जा रहा है इसमें। कहाँ से इकट्ठा होके जा रहा है? इसमें। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके अराउंड में क्या रहती है? ब्लड वेसल्स रहती है। अब ये यूरिन में जो जा रहा है, इसको हमें क्या करना है? ये जो जा रहा है यूरिन में, इसमें क्या है, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो वापस ब्लड में आ जाए, वापस ब्लड में आ जाए। तो यहाँ होता है रीअब्जॉर्प्शन, इसको जो हम बार बार बोलते हैं ना रीअब्जॉर्प्शन, ताकि जो यूरिन में इंपॉर्टेंट मटेरियल ना जाए, ओनली वेस्ट मटेरियल जाए। तो यहाँ पे क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है। जैसे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, अमीनो एसिड्स का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, ये ऐसा होता है नेफ्रॉन में, और ये सारा इकट्ठा होके जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये मैंने क्या बताया, एल्डोस्टेरोन कहां से निकलता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलता है, और एडीएच कहां से निकलता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, है ना। एल्डोस्टेरोन याद रखना, एल्डोस्टेरोन, एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। सोडियम के एक्सटेंशन को लिमिट करता है ना, ये पढ़ लेना, अभी जो आपको मैंने बताया वही है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट सोडियम कंसंट्रेशन इन द ब्लड। कब इंक्रीज होगा? जब ब्लड का कंसंट्रेशन सोडियम का कम हो जाएगा, है ना। तो सोडियम की किडनी में वेस्ट को रोक देगा ये, बस सिंपल सी बात है। क्लियर है यहां तक सबको? तो ये था हमारे रिस्पॉन्स, ये सारे रिस्पॉन्स थे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हीट के। हमने क्या देखा? कार्डियोवास्कुलर फंक्शन में क्या चेंजेस आएगा, बॉडी स्वेटिंग में क्या चेंजेस आता है, स्वेटिंग में क्या चेंजेस आता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन ये क्या रिलीज होते हैं, कैसे मेंटेन होता है, ये रिस्पॉन्स था फिजियोलॉजिकल, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब नॉर्मली या फिर हॉट इन्वायरमेंट में। अब हीट को कैसे मेजर करते हैं? WBGT, वेट बल्ब ग्लोब टेम्परेचर, ये इक्विपमेंट है, इतना याद रखना, है ना। ये हीट स्ट्रेस को मेजर करता है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम, देखो ये आप देख सकते हो, ये देखो, ये बॉडी स्वेटिंग का, ये देख सकते हो, ये क्या है? एपिडर्मिस है, फिर डर्मिस है। तो यहाँ पे होता है डर्मिस में स्वेट ग्लैंड, ये इसको नर्व, कौन सी सिंपैथेटिक नर्व से ये कनेक्टेड होता है। कहाँ से रिस्पॉन्स आता है, मतलब इसको कमांड कहाँ से मिलती है? प्री ऑप्टिक एंटेरियर हाइपोथैलेमस से, थ्रू सिंपैथेटिक नर्व। प्री ऑप्टिक एंटेरियर हाइपोथैलेमस इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा एक्रिन स्वेट ग्लैंड में कि हाँ भाई तेरे को पसीना निकालना है। कौन बताएगा? हाइपोथैलेमेटिक नर्व, हाइपो सिंपैथेटिक नर्व। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, ये डर्मिस है, ये फोल्डेड पार्ट है, ये अनफोल्डेड पार्ट है। तो ये अनफोल्डेड पार्ट में क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का ब्लड में, ठीक है। क्लियर है ना? ये देखो आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये देखो मैंने आपको बताया था चेंजेस, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को पढ़ लेना, है ना। विथ ट्रेनिंग एंड रिपीटेड हीट एक्सपोजर मोर सोडियम इज रीअब्सॉर्ब, सोडियम कम लूज होता है ट्रेनिंग के साथ में, क्लोराइड एंड सोडियम कम लूज होता है ट्रेनिंग के साथ में, है ना, मतलब बॉडी से कम निकलेगा।
स्वेट बिकम मोर सेंसिटिव टू हार्मोन एल्डोस्टेरोन, इस वजह से। बाकी पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम में ट्रेनिंग से कोई चेंजेस नहीं होगा, जितना था उतना ही बाहर निकलता है, ब्लड में जितना रहता है उतना बाहर निकलता है, कोई चेंजेस नहीं होता। चेंजेस किस में होता है? सोडियम एंड क्लोराइड में, ठीक है। अगर हैवी ट्रेनिंग करें हॉट इन्वायरमेंट में जिस पर्सन, तो उसका 1 से लेके 1.5 से लेके 2 लीटर तक का स्वेटिंग हो सकता है। गॉट इट? ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्या रोल बताया था मैंने आपको, है ना? तो एक की पॉइंट याद रखना, एल्डोस्टेरोन किसके लिए है? सोडियम के लिए। और एंटी डायरेक्टिक हार्मोन किसके लिए? फ्लूइड बैलेंस के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखो। और इनका दूसरा नाम क्या है? वेसोप्रिन। उसका दूसरा नाम क्या है? एर्जिनिन वेसोप्रिन। हीट को कैसे मेजर करते हैं? हीट स्ट्रेस क्या होता है? हीट स्ट्रेस मतलब सिर्फ टेम्परेचर नहीं होता है। हीट स्ट्रेस हमारी बॉडी के ऊपर टोटल कितना हीट का इंफ्लुएंस हो रहा है, उसको बोलते हैं हीट स्ट्रेस, है ना? तो ये कैसे डिसाइड होता है? एक तो एयर टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रोल है, ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी और अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन, ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं हीट स्ट्रेस। हम सिर्फ टेम्परेचर को नहीं बोल सकते कि हाँ टेम्परेचर हमारे लिए नुकसानदायक है, ठीक है। जैसे कि विंड चिल, कोल्ड टेम्परेचर तो है बट हवा भी तेज चल रही है ठंड के टाइम पे, तो उससे ज्यादा सर्दी लगेगी ना, विंड चिल। वैसे हीट का, इन्वायरमेंट की हीट का हमारे बॉडी के ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है वो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से नहीं होता है, वो ह्यूमिडिटी, एयर टेम्परेचर, एयर वेलोसिटी और अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन, इन सारे फैक्टर को बोलेंगे हम हीट स्ट्रेस। इसके वजह से क्या होगा? हीट का स्ट्रेस बढ़ जाएगा। दिस और आर द साइंटिफिक फैक्टर्स। सपोज दोनों जगह 20, एक जगह 2 प्लेस है, अलग अलग सिटी है, दोनों जगह का टेम्परेचर है 23 डिग्री सेंटीग्रेड, बट एक जगह पे क्या है? ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो वहां पे हीट स्ट्रेस ज्यादा होगी। समझ रहे हो ना? कैसे मेजर करते हैं? ये इक्विपमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। वेट बल्ब ग्लोब टेम्परेचर, ये फॉर्मूला है। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं, इस चीज़ में पढ़ना हो तो आप मेरे को मैं सेंड कर दूंगा बुक, उसमें से पढ़ लेना, ठीक है। बेस्ड ऑन द 3 फैक्टर, ये अलग अलग जगह से टेम्परेचर मेजर करता है, वेट बल्ब, ड्राई बल्ब और ग्लोब। नाउ डिसऑर्डर्स, अब पढ़ते हैं हम हीट रिलेटेड डिसऑर्डर्स। क्या क्या होता है? हीट क्रैम्प, हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन। तो डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? अगर हीट से हम आते हैं तो क्रैम्प, ये एग्जाम में पूछा गया था, इसका लेवल डेंजरस कौन सा है सबसे पहले, ये इसका अरेंजमेंट था। तो सबसे डेंजरस क्या है? यूजीसी नेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो सबसे डेंजरस है हीट स्ट्रोक, है ना, और नॉर्मल है हीट क्रैम्प। तो नॉर्मली ये क्या होता है? सोडियम का लॉस, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो गया, उसकी वजह से मसल्स में आपको क्रैम्प आ सकते हैं, जैसे दैट इज हीट क्रैम्प, नॉर्मल। हीट क्रैम्प क्या होता है? पेनफुल क्रैम्पिंग होती है स्केलेटल मसल्स में, पेन होता है। क्यों होता है? डिहाइड्रेशन की वजह से, सोडियम के लॉस की वजह से, स्वेटिंग के थ्रू, बस ये मेन रीजन है हीट क्रैम्प का, सोडियम का और वाटर का लॉस, है ना। सोडियम का लॉस, वाटर का लॉस, जिसकी वजह से क्या होता है? हीट क्रैम्प आते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है। सॉल्ट का इंटेक करें प्रॉपर, फूड के साथ में वाटर का इंटेक करें, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम हीट क्रैम्प को। ट्रीटमेंट क्या है? कूल टेम्परेचर में जाके सलाइन सॉल्यूशन ले सकते हैं, अगर ज़्यादा हो जाए तो बॉटल लगाते हैं ना सलाइन की, या फिर इंजेक्शन लगा सकते हैं इंटरवेनियसली, या हम ओरल ORS ले सकते हैं। तो ये हीट क्रैम्प है। नेक्स्ट है हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन क्या है? उससे एक डेंजरस लेवल है, और ज़्यादा लेवल है हीट का, जो सेकंड फेज का इन्फ्लुएंस होगा और ज़्यादा। अगर हम हीट एग्जॉस्ट एक्सपोजर में आ गए, ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस हो गया हमारी बॉडी के ऊपर, तो हम कंडीशन में आ गए हीट एग्जॉशन की। इसमें एक्सट्रीम फटीग होती है, चक्कर आ सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, फेंटिंग हो सकती है, हार्ट रेट हमारी बढ़ जाएगी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम
अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है ना। तो देखो मैंने आपको बताया था, सपोज हमारी बॉडी से ज्यादा ही अगर ब्लड का लॉस हो गया तो स्किन की तरफ ब्लड नहीं जा पाएगा ना। समझ रहे हो रीजन क्या है हीट एग्जॉशन का। अगर हम बहुत ज्यादा टाइम तक एक्सरसाइज कर रहे हैं तब प्लाज्मा का बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो भाई ब्लड बचा ही नहीं है, तो हम हार्ट को दे, मसल्स को दे कि स्किन को दे। ब्लड ज्यादा नहीं है वॉल्यूम तो बॉडी तो हार्ट को रोक के स्किन तरफ तो ब्लड पहुंचा नहीं सकते ना, हम मसल्स को रोक के स्किन की तरफ तो ब्लड पहुंचा नहीं सकते। तो क्या होगा, स्किन की तरफ ब्लड का ट्रांसफर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब एक्सेस स्वेटिंग हो जाएगी तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना। तो ये रीजन है, सोडियम का डिप्लेशन खत्म हो जाएगा, सोडियम लेवल कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ज़्यादा ही लेवल में सोडियम लेस हो गया, ज़्यादा लेवल में प्लाज्मा वॉल्यूम स्वेट लॉस हो गया, है ना। तो इनके वजह से क्या होता है कि थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म कम हो जाता है और हमारी बॉडी हीट को निकाल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि स्किन का ब्लड फ्लो कम हो जाता है। मैंने आपको क्या बोला, अगर ज़्यादा ही स्किन से ब्लड बाहर निकल गया तो स्किन की तरफ ब्लड आना ही बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो चुका है। तो प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो चुका है तो फिर बाद में स्किन की तरफ ब्लड आना बंद हो जाएगा, और स्किन की तरफ अगर ब्लड आना बंद हो गया तो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म डिस्टर्बेंस हो जाएगा, और फर्दर हम कूलिंग मैकेनिज्म को हम नहीं इनिशिएट कर पाएंगे, फर्दर हम टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। हमारी बॉडी का जो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसमें आपको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म अगर काम करना बंद कर देता है तो हमारा इंटरनल टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो जाएगा। अगर स्वेटिंग बंद हो गई तो टेम्परेचर बढ़ नहीं जाएगा, इंटरनल का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ, बढ़ेगा। एक स्वेटिंग ही तो मैंने जो 80-90% काम करता है एक्सरसाइज के टाइम पे हीट को बाहर निकालने के लिए। अगर स्वेटिंग ही बंद हो गई है तो इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आपको मैंने रीजन बताया कि स्वेटिंग क्यों बंद होगी, क्लियर है। तो ये कॉज है हीट एग्जॉशन का, है ना, तो जो कि बहुत डेंजरस है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? फटीक, चक्कर आना, वॉमिटिंग होना, फेंटिंग होना, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। घबराहट होगी थोड़ी। इसका सॉल्यूशन क्या है? टांगों को, पैर को लटका दो ताकि ब्लड हार्ट की तरफ अच्छे से आ सके। ठंडी जगह पे चले जाओ, सॉल्ट वाटर का ओआरएस का इंटेक करो या इंट्रावेनस सलाइन का इंटेक करो। ये इसका वो है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रीटमेंट। ठंडा टॉवल ऊपर रखो, है ना। सबसे इसमें आपको क्या दिखने को मिला, हमारे पैर को हमारे हार्ट के लेवल से ऊपर लटका दो ताकि रिटर्न ब्लड का ज़्यादा हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिज्म हमारा इनिशिएट कर सके। समझ में आया हीट एग्जॉशन सबको? क्लियर है? एनी डाउट? यस, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी। समझ में आया? नीरज, जयकांत, अतुल, जिया, सिमोन, सुधांशु, खुशबू, समझ में आ रहा है? खुशबू, मानव, जिसे समझ में नहीं आया रेज योर हैंड। एक मिनट बताता हूं, एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारे पास दूसरा तरीका है, ये है हमारा हार्ट। गिव मी 1 मिनट। इसकी तरफ जा रहा है, इसकी तरफ ब्लड, है ना। देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारा ब्लड निकल चुका है, बहुत सारा ब्लड निकल चुका है। तो ये ब्लड स्किन की तरफ जाता था, है ना। यहाँ पे मसल से पहले स्किन, ब्लड से पहले क्या आएगी, मसल्स आएगी, मसल्स की तरफ जाता था और स्किन की तरफ जाता था ब्लड। तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्वेटिंग होती थी, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने की वजह से क्या हुआ, प्लाज्मा लेवल कम हो गया,
है ना। तो अब क्या होता है, ब्लड जाता है ना, ब्लड कहाँ तक जाता है, अब ब्लड जाता है यहाँ तक और यहाँ से वापस आ जाएगा, ये समझिए। स्किन की तरफ ब्लड नहीं जा रहा है अब, अगर बहुत ज़्यादा प्लाज्मा का लॉस हो गया तो। स्क्रीन दिख रही है आपको, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड रिटर्न आ जाएगा हार्ट की तरफ वापस, यहाँ तक ब्लड नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा का बहुत सारा लॉस हो चुका है, तो बचाना है। ये जो क्यूटेनियस वेसो कंस्ट्रिक्शन क्या बोलते हैं उसको, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, क्यूटेनियस ब्लड सर्कुलेशन, स्किन का ब्लड सर्कुलेशन, प्लाज्मा के लॉस होने की वजह से स्किन का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। तो अब स्किन का सर्कुलेशन कम हो गया, तो अब जो हीट है वो बाहर कैसे जाएगी, हीट बाहर कैसे जाएगी, हीट तो बाहर नहीं जाएगी ना, मेटाबॉलिक हीट ये यहाँ से रिटर्न आ जाएगी। ये पहले क्या होता था, ये जब ब्लड जाता था तो हीट बाहर निकल आती थी, अब हीट हमारी बाहर नहीं जा पा रही है, तो ये बॉडी में इनसाइड हीट बढ़ते जा रही है, हीट ज़्यादा बढ़ने की वजह से। तो क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी वजह से होता है हीट एग्जॉशन। समझ में आया आपको, यहाँ पे स्किन की तरफ ब्लड नहीं जा रहा, क्लियर है नीरज रब्बानी, ठीक है। इसका अरे वीडियो है 4-5 वीडियो है, कोई बात नहीं, देख लेना, मेरे अलग अलग एक वीडियो बना हुआ है, यूट्यूब पे डला हुआ है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत स्लो तरीके से समझाया, फिर भी नहीं समझ में आया तो और बताना मेरे को, है ना। नेक्स्ट है हीट स्ट्रोक। अब यह सबसे डेंजरस है, मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है, हमारा थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम काम करना बंद कर चुका है ना, थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम बंद हो चुका है, तो हमारा इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, स्वेटिंग भी बंद हो गई इसमें, एकदम कंप्लीट स्वेटिंग बंद हो गई, रैपिड पल्स। इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है कि हम मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं एडिशनल मेंटल अलर्टनेस हो गई, कोमा में जा सकता है, डेथ हो सकता है इंसान का, ये सबसे हाईएस्ट लेवल। और हीट स्ट्रोक, ठीक है, हीट स्ट्रोक इज कॉज्ड बाय फेलियर ऑफ थर्मोरेगुलेटरी सेंटर मैकेनिज्म इफ अनट्रीटेड, ठीक है, डेथ हो सकता है। इन एडिशन टू सेवियरली टेम्परेचर बढ़ने के साथ में मेंटल स्टेटस और कॉग्निटिव फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है हीट स्ट्रोक में, है ना, कॉग्निटिव फंक्शन और मेंटल स्टेटस भी डिस्टर्ब हो जाता है हीट स्ट्रोक की वजह से। हमें समझ नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है, पल्स रेट बढ़ जाएगी, कंफ्यूजन होगा, अनकॉन्शियस हो जाएगी, रेस्पिरेशन में रिपीट चेंजेस आएंगे, तो ये हीट स्ट्रोक है सबसे डेंजरस लेवल। ये देखो, ये सब देख सकते हो, कंफ्यूजन, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, सेसेशन ऑफ स्वेटिंग, है ना, करेक्ट। कूलिंग, अब इसके ट्रीटमेंट सेम वैसे ही है जो हमने पहले देखे। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, हाइपोथर्मिया को, हाइपरथर्मिया को, इंक्रीज टेम्परेचर को। जब VBTG 28 डिग्री से ज़्यादा हो तो प्रिकॉशन लेना चाहिए, ज़्यादा फ्लूइड का इंटेक करें, कम कपड़े पहने, लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह वगैरह देखेंगे तो एकदम शॉर्ट्स पहनो, कम से कम कपड़े पहनो ताकि स्वेटिंग ज़्यादा हो सके, इवापोरेशन हो सके, है ना, लूजली क्लॉथ पहनो, ये इसके प्रिवेंशन है। नाउ एक्लिमेटाइजेशन टू एक्सरसाइज, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। अब रेगुलर ट्रेनिंग करते हो, एक्लिमेटाइजेशन किस कंडीशन में होता है बच्चों, जब आप 10-15 दिन तक एटलीस्ट ट्रेनिंग करते हो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, एडप्ट करेगी। लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज 10-15 दिन तक अगर हम करते हैं तो हमारी बॉडी अडेप्ट करती है। रिपीटेड बाउट ऑफ प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज इन हॉट इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो एक्लिमेटाइजेशन होता है। इसको होने के लिए 9 से 14 दिन तक लगते हैं, ये पीरियड याद रखना, 9 से 14 डेज तक लगते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चेंजेस होगा एक्लिमेटाइजेशन में, स्वेटिंग, ब्लड, ये सब चीज़ें होगा, वो हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस होता है, देखते हैं। तो क्या चेंजेस होता है, क्रिटिकल फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट क्या क्या होता है, देखो
अभी मैं एक्लिमेटाइजेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब स्वेटिंग में कम होगी स्वेटिंग, नॉर्मल हमारी बॉडी का थर्मल रेगुलेशन मैकेनिज्म अच्छा करेगा, हम हीट स्ट्रोक हमें आएगा नहीं। तो ये पॉजिटिव बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये चेंजेस कैसे होगा? प्रोटीन बिगन फोर्स आउट ऑफ सर्कुलेशन एज अ मसल्स कंट्रैक्ट। मसल्स कंट्रैक्ट होगी, प्रोटीन आउट होगा मसल से, ये सेम प्रोटीन वापस जाएगा। द सेम प्रोटीन बिगन रिटर्न टू द ब्लड थ्रू लिम्फ। ब्लड से प्रोटीन बाहर निकलेगा और सेम प्रोटीन वापस जाएगा ब्लड में, ब्लड के थ्रू, है ना। प्रोटीन का इन और आउट हो रहा है यहां पे। तो ये जो फ्लूइड मूव कर रहा है, फ्लूइड मूविंग इनटू द ब्लड कॉज ऑनकोटिक प्रेशर एक्सर्टेड इंक्रीज बाय प्रोटीन कंटेंट। However, this changes is temporary and blood volume usually return to the original level within 10 days. This early expansion of blood volume is important because it supports stroke. अभी देखो मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, ये जब मसल्स कंट्रैक्ट हुई तो प्रोटीन आउट हुआ, है ना, पहला प्रोसेस। प्रोटीन क्या हुआ? प्रोटीन बीइंग फोर्स आउट ऑफ सर्कुलेशन एज अ मसल्स कंट्रैक्ट, है ना, ठीक है। सर्कुलेशन से ये प्रोटीन बाहर निकला, फिर ये प्रोटीन क्या होता है, फर्स्ट पार्ट देख लिया आपने, प्रोटीन बाहर निकला, फिर ये प्रोटीन वापस जाएगा मसल्स में, ब्लड सर्कुलेशन में, है ना। तो ये जब प्रोटीन मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन में वापस जाता है तो इसके वजह से क्या होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ऑनकोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है। ऑनकोटिक प्रेशर, है ना, मतलब ये प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू दिस प्रोसेस। प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन की कमी होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का मूवमेंट इधर की साइड ज़्यादा होगा। तो ये प्रोटीन के मूवमेंट के साथ में ब्लड क्या बोलते हैं, प्लाज्मा भी क्या बोलते हैं, वाटर का रिटेंशन भी ज़्यादा होगा। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, प्रोटीन, इतना याद रखो कि प्रोटीन इन होगा और प्रोटीन आउट होगा और इन होगा, जिसकी वजह से बढ़ता है प्लाज्मा वॉल्यूम। तो सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या है, एक्लिमेटाइजेशन का सबसे पहला रिस्पॉन्स इंक्रीजिंग इन प्लाज्मा वॉल्यूम। क्या है पहला रिस्पॉन्स? एक्लिमेटाइजेशन का रिस्पॉन्स क्या है, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये फायदेमंद होगा कि नहीं होगा? प्लाज्मा वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, प्रोटीन के बाहर आने से और अंदर जाने से वापस, इतना याद रखना है बस। ऑनकोटिक प्रेशर के वजह से, समझ गए। तो स्टार्टिंग के 10 डेज में हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया क्या बोला मैं? प्रोटीन के इन और आउट की वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे डायग्राम, एक्सपेंशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम इन फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा, 1 से लेके तीसरे दिन में प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, ये देखो आप नीचे देख सकते हो डायग्राम में, प्रोटीन बाहर गया, प्रोटीन वापस आया, उसके साथ में फ्लूइड का मूवमेंट हुआ, बस। क्लियर है? प्रोटीन बीइंग फोर्स आउट ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से, है ना, फ्लूइड मूविंग इनटू द ब्लड, गॉट इट, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ गया, गॉट इट। नीरज, जयकांत, रब्बानी, समझ में आया? प्रोटीन क्यों पंप होगा, मस्कुलर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से, है ना। अब देखो और क्या क्या चेंजेस होते हैं। हार्ट रेट जितना ज़्यादा बढ़ता था उतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं एक्सरसाइज के एंड में, है ना। नॉर्मल सी चीज़ें वही, स्वेटिंग कम होगी, सॉरी, इंक्रीजिंग स्वेटिंग रेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज इन हीट occur somewhat later। और क्या क्या एडिशनल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वेट ओवर द बॉडी, इंक्रीजिंग स्वेटिंग ऑन मोस्ट एक्सपोज्ड एरियाज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होगा स्वेटिंग का, स्वेटिंग होगी नॉर्मल तो हीट स्ट्रोक वगैरह नहीं होगा। स्वेटिंग होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। एट द बिगिनिंग ऑफ एक्सरसाइज
स्वेटिंग आल्सो स्टार्ट अर्लियर इन एक्लिमेटेड पर्सन। तो यहाँ स्वेटिंग होना एक पॉजिटिव चीज़ है, यह ध्यान रखना आपको। स्वेटिंग होना एक अच्छा है। तो एक्लिमेटाइजेशन करने के बाद में स्वेटिंग अच्छे से होगी, अर्ली होगी, ताकि इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहे। हीट टॉलरेंस बढ़ेगा, है ना। स्वेटिंग डायलेट होगा, स्वेटिंग बिकम मोर डायलेट। डायलेट मतलब हमें क्या होगा, हमने क्या देखा था, सोडियम का और क्लोराइड का लॉस कम होगा। ठीक है, एक पॉइंट ये है। कितना लॉस कम होगा आपको मैंने बताया था एग्जांपल, है ना। और सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी एक्रिन स्वेट ग्लैंड की, तो स्वेटिंग अच्छे से होगा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन के कारण एल्डोस्टेरोन अच्छे से काम करेगा और सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी एक्रिन स्वेट ग्लैंड की। तो क्या क्या एक्लिमेटाइजेशन में होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है चेंजेस, प्लाज्मा वॉल्यूम का बढ़ना, स्वेटिंग का अच्छे से होना, अच्छा होना। लिखो, स्वेटिंग बिकम डायलेट, डायलेट, मोर डायलेट। ठीक है, क्लियर है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वेटिंग। तो ये था एक्लिमेटाइजेशन हमारा, ये कंप्लीट एक्लिमेटाइजेशन था। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कोल्ड इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस कम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज कोल्ड इन्वायरमेंट के टाइम पे क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट में, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था यूजीसी नेट में। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग होमोस्टेसिस बाय रेगुलेटिंग मोस्ट ऑफ द प्रोसेस। तो क्या आएगा, हाइपोथैलेमस। अब इस बार हाइपोथैलेमस पैसा पूछा, तो इस बार यहाँ पे POHA डाल सकते हैं, जो भी ना यही चीज़ें पूछे। तो ये पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा थोड़ा सा लास्ट तक थोड़ा सा पेशेंस रखने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड का। चलो अभी के लिए इतना ही, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।